कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहेसिव, एडहेसिव और सरफेस टेंशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। जितना अधिक लाइक कमेंट्स आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा और हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो पदार्थ होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को हम अणु कहते हैं, हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच एक आकर्षण बल, एक खिंचाव बल कार्य करता है, उसी को कहते हैं अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। नाम से ही स्पष्ट है, अंतर आणविक, दैट मीन्स अणुओं के बीच लगने वाला बल। इंग्लिश में भी वही लिखा है, इंटरमोलिकुलर, दैट मीन्स मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ध्यान रखिए, ये दो टाइप का हो सकता है, एक आपका कोहेसिव और एक आपका एडहेसिव। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, कोहेसिव क्या होता है। अब इसको समझिए, कोहेसिव फोर्स संसंजक बल। क्या लिखे यहाँ पर? एक समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा हो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी यदि है तो लकड़ी के एक मॉलिक्यूल्स और लकड़ी के दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो क्या हो जाएगा? संसंजक बल। ठीक इसी तरह से वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका कोहेसिव फोर्स। या फिर गैस का एक मॉलिक्यूल्स और गैस का दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच जो लग रहा है आकर्षण बल वो आपका क्या हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉलिड में ये वाला जो कोहेसिव फोर्स होता है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये वैल्यू इतना ज्यादा होता है, इतना अधिक होता है कि ठोस में सभी कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे रखता है, सभी को बांधे रखता है। इसी के कारण देखते होंगे सॉलिड का अपना एक निश्चित आकृति होता है, सॉलिड का अपना एक निश्चित शेप होता है। किसी भी सॉलिड को आप छत में, किचन में, दरवाजे में कहीं भी रख दीजिए ले जा करके, देखिएगा उसका अपना शेप जो है वो बना रहता है। मान लिया जाए ये लड्डू यदि है तो इसको कहीं भी रखिए तो ये इसी आकार में ही रहेगा। लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको कहीं भी ले जाके रख दीजिएगा, उसका अपना शेप बना रहता है। मतलब क्या हुआ कि वो अपनी आकृति को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? कारण सॉलिड में जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, इसी के कारण वो एक निश्चित आकृति में बांधे रखता है। समझ गए? वाटर की बात करेंगे तो ये वाला बल थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए आप वाटर को देखते होंगे पसर जाता है, फैल जाता है। यदि आप ग्लास में रखते हैं और उसी को यदि आप थाली में रख देंगे तो देखिएगा जब थाली में रखते हैं तो पूरा पसर जाता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल का वैल्यू कम है, इसलिए बांध के नहीं रख पाता है, पसर जाता है। ठीक है, लेकिन वही चीज हम गैस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स है उसका वैल्यू और भी कम होता है। और ये इतना कम होता है, इतना कम होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एक साथ नहीं रख पाते हैं, बल्कि ये पूरे रूम में, पूरे स्पेस में फैल जाता है। आप देखते होंगे अगरबत्ती जलाते हैं या जब परफ्यूम मारते हैं तो क्या होता है? क्या परफ्यूम किसी एक कोने में रहता है या पूरे रूम में फैल जाता है? तो बोलेंगे पूरे रूम में फैल जाता है। परफ्यूम, अगरबत्ती का महक एक तरह से गैस ही है, पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स का आकर्षण बल बहुत कम है और इतना कम है कि एक साथ नहीं रख पाता, एक साथ नहीं रख पाता, इसलिए पूरे रूम में क्या होता है? फैल जाता है। देखते होंगे काफी दूर से भी आपको महक आ जाती है, मतलब क्या? काफी दूर तक फैल जाता है। समझ गए? आकर्षण बल का मान सॉलिड में ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है, इसलिए गैस की अपनी निश्चित कोई आकृति नहीं होती है, बल्कि पूरे रूम में फैल जाता है। बाकी इसको विशेष हम केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सारे क्वेश्चन को टैकल कर नहीं पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ करके कोई फायदा है नहीं। तो पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि पानी की दो छोटी छोटी बूंदें जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो मिल करके एक बड़ा बूंद बना लेती है। कैसे? यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये पानी का बूंद और ये पानी का बूंद जैसे एक दूसरे के संपर्क में आएगा ना, कि क्या करेगा? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा कोहेसिव फोर्स के कारण, और जब खींचेगा तो ये मिल जाएगा और मिल करके एक बड़ा बूंद बना लेगा। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से दो दोस्त जब मिलते हैं तो कैसे एकदम गले मिल जाते हैं और एकदम एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी दोनों बूंद मिल करके क्या करता है? बड़ा बूंद बना लेता है। समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल आपका है कि यदि हम पारा को किसी बर्तन में डालते हैं, ग्लास में या फिर लोटा में, तो पारा जो होता है वो बर्तन की दीवार से नहीं चिपकता है, मतलब पारा बर्तन को गीला नहीं करता। क्यों? कोहेसिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है। यहाँ पे समझने की यदि हम कोशिश करते हैं तो ये पारा का मॉलिक्यूल्स और ये पारा का मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच बहुत अधिक होता है आकर्षण बल, दैट मीन्स कोहेसिव हो गया ना। पारा पारा के बीच जो बल लग रहा है वो कोहेसिव है, तो ये वाला बल बहुत अधिक होता है। इसी के कारण पारा का जो मॉलिक्यूल्स है वो बर्तन से जाकर के नहीं चिपकता है। ठीक है, समझ गए? अब इसको समझते हैं आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स क्या है। अब सभी लोग देखे होंगे कि मान लिया जाए यदि ये लकड़ी है और इसमें यदि कोई पेपर चिपकाना है तो हमें कोई ना कोई एक एडहेसिव यूज करना होता है, जैसे गम, फेविक्विक, ये सभी एडहेसिव ही होते हैं। आप देख लीजिएगा पढ़ करके, उसमें लिखा रहता है एडहेसिव।
तो ये करता क्या है, चिपका देता है। फिजिक्स की बात करें तो क्या है, वही है, थोड़ा सा अलग है। क्या है फिजिक्स में, यहाँ पर पढ़िए, असमान, दैट मीन्स भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। उदाहरण के लिए यदि हम पानी को बर्तन में डाल देते हैं तो पानी और बर्तन के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो आपका क्या हो जाएगा, असंजक। पानी और बर्तन अलग अलग पदार्थ हो जा रहा है ना, तो पानी और बर्तन के बीच जो लगेगा वो असंजक बल। ध्यान रखिए, पानी पानी के बीच जो लग रहा है वो ससंजक है, कोहेसिव है, लेकिन पानी और बर्तन के बीच जो लग रहा है वो तो आपका असंजक है ना, अलग अलग हो जा रहा है ना पानी और बर्तन। पानी पानी के बीच असंजक लग रहा है, लेकिन पानी और बर्तन के बीच असंजक लग रहा है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पहला एग्जाम्पल लिखे हैं कि जो पानी होता है वो बर्तन की दीवार से चिपक जाता है, दैट मीन्स बर्तन को गीला कर देता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि यदि आप पानी को लोटा में या गिलास में कहीं पे डालिएगा तो पानी जो है वो दीवार से चिपक जाता है, गिलास से जो है वो आपका चिपक जाता है। क्यों, तो असंजक बल अधिक होने के कारण। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखिए, पानी और पानी के बीच जो बल काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे, ससंजक, कोहेसिव। लेकिन पानी और बर्तन के बीच जो काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे, असंजक, एडहेसिव। अब यहाँ पर आप सोच करके देखिए कौन सा बल ज्यादा था, पानी और बर्तन के बीच जो लग रहा असंजक बल ये ज्यादा था, तभी ना ये पानी यहाँ से हट करके बर्तन में चिपक गया। बोलिएगा हाँ सर, पानी और बर्तन के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा था, इसीलिए पानी इसमें जाकर के चिपक गया। तो फिर क्या करेगा, बर्तन की दीवार को गीला कर देगा। आप सभी लोग देखे होंगे, यदि आप पानी से किसी बर्तन को साफ करते हैं और उसमें यदि आटा रखना है तो फिर पहले कपड़ा से पोंछते हैं फिर रखते हैं। क्यों, क्योंकि पानी जो है बर्तन की दीवार को गीला कर दिया था, वैसे यदि रख देंगे तो आटा खराब हो जाएगा। पहले हम लोग पानी पोंछ के हटा देते हैं फिर आटा रखते हैं, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल है कि असंजक बल अधिक होने के कारण ही लिखावट जो है बोर्ड पे उभर के आता है। अभी हम मार्कर से लिख रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मार्कर में इंक है, तो इंक इंक के बीच जो कार्य करेगा उसको कौन सा बल कहेंगे, इंक इंक समान हो गया तो ससंजक होगा, कोहेसिव होगा। और इंक और बोर्ड के बीच जो काम कर रहा है उसको कैसा कहेंगे, इंक और बोर्ड अलग अलग हो जा रहा है तो असंजक कहेंगे। तो सोच करके देख लीजिएगा, इंक और बोर्ड के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ज्यादा था, तभी ना इंक इससे निकल करके उसमें जाकर के समा गया। बोलिएगा हाँ सर, इंक और बोर्ड के बीच जो लग रहा था वो ज्यादा था, इसलिए इंक मार्कर से निकल करके किसमें जाके समा गया, बोर्ड में जाकर के समा गया। ठीक ऐसा ही होता है जब आप बचपन में स्लेट में लिखते थे पेंसिल से, तो क्या होता था, पेंसिल जाकर के स्लेट में समा जाता था, मतलब पेंसिल और स्लेट के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल था वो ज्यादा था, इसीलिए पेंसिल स्लेट में जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक इसी तरह से जब आप पेन से लिखते हैं तो वहां भी वही होता है, इंक जो है आपका पेज में जाकर के, पन्ना में जाकर के समा जाता है। अब इसको समझिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है। यहाँ पर दो वर्ड लिखा है, एक लिखा है सरफेस और दूसरा क्या लिखा है, टेंशन। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है ये, यदि हम कोई लिक्विड लेंगे, उदाहरण के लिए वाटर ले लेते हैं, तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है ना, इसमें हमेशा एक टेंशन होता है, हमेशा एक खिंचाव होता है सरफेस के। इसी टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लिया जाए ये आपका रस्सी है ढीला ढाला, क्या होगा यदि इसको दोनों तरफ से खींच देंगे, तो कहिएगा सर रस्सी में टेंशन आ जाएगा, रस्सी में तनाव आ जाएगा। जिस तरह से रस्सी में तनाव आ जाएगा, ठीक उसी तरह से पानी का ऊपर वाले सरफेस में हमेशा एक तनाव होता है, और वही आपका क्या हो गया, सरफेस टेंशन। ध्यान रखिएगा, इसी सरफेस टेंशन के कारण ही जो मच्छर होते हैं और जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो आसानी से इसमें चल लेता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप सर्कस में देखे होंगे, रस्सी खींच देता है, तनाव आ जाता है इसमें, और कलाकार इसमें चल लेता है। क्या होता है यहाँ पर, तो रस्सी में जो आपका तनाव है ना, वही तनाव कलाकार के भार को थाम लेता है और कलाकार आसानी से चल लेता है। ठीक उसी तरह से पानी के सरफेस में भी तनाव है, और वही तनाव जो है मच्छर और जो छोटे छोटे कीट होते हैं उसके भार को थाम लेता है और मच्छर आसानी से चल लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या हो यदि रस्सी को ढीला कर दिया जाए, दैट मीन्स जो खिंचाव है यदि वो कम हो जाए तो क्या होगा, बोलिएगा सर कलाकार नहीं चल पाएगा, गिर जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी यदि टेंशन कम हो जाए तो जो मच्छर चल लेता था ना वो चल नहीं पाएगा, बल्कि क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि सुई को पानी में किस गुण के कारण तैराया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यही होगा, यदि हम सुई को धीरे धीरे छोड़ेंगे, यदि धीरे धीरे छोड़ेंगे तो सुई जो है वो नीचे नहीं डूबेगा, बल्कि टेंशन के कारण जो है वो पानी पे तैरते रहेगा। टेंशन जो है वो सुई के भार को थाम लेगा, फिर तैरने लगेगा। ध्यान रखिए, एक बार छोड़ दीजिएगा तब तो टेंशन को तोड़ के नीचे चला जाएगा, लेकिन यदि हम सुई को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो पानी के सरफेस पे सुई जो है वो तैरने लगेगा। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं कि कितना सरफेस टेंशन काम कर रहा है। उसके लिए हमें देखना होता है कि इकाई मीटर पे कितना बल लग रहा है, कितना खिंचाव बल लग रहा है। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपका 5 मीटर है, और इस पूरे पे यदि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो सरफेस टेंशन का मतलब होगा कि 1 मीटर पे कितना बल लग रहा है, इकाई लंबाई पे कितना बल लग रहा है। कैसे निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा सर 20 न्यूटन का बल लग रहा है 5 मीटर पे,
इकाई लंबाई मतलब 1 मीटर पे कितना लगेगा, उसके लिए 5 मीटर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो लिखे 20 न्यूटन और बटे में 5 मीटर। यहाँ से जब सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, 4 न्यूटन पर मीटर। दैट मीन्स 1 मीटर पे 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यही आपका सरफेस टेंशन होगा। कैसे निकाल लिए, ऊपर हम क्या लिखे फोर्स और नीचे हम क्या लिखे लेंथ। तो ध्यान रखिएगा ये फार्मूला बना फोर्स बटा लेंथ। और आप सभी को पता है कि फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं और लेंथ को हम किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। मतलब सरफेस टेंशन का मात्रक आपका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर 4 न्यूटन पर मीटर आया है, कहीं पर 40 न्यूटन पर मीटर आ सकता है, कहीं 50 न्यूटन पर मीटर आ सकता है, लेकिन हर बार किस में लिखना होगा, न्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। अब कुछ और चीजें यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। पहला लिखे हैं, सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार होती है। बारिश ही नहीं, कोई दूसरा भी पानी लीजिए तो उसकी बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है। दूसरा क्या लिखे हैं, शेविंग ब्रश के बाल जो आपस में चिपक जाते हैं। यदि आप शेविंग करते होंगे बॉयज लोग, तो देखिएगा जब आप शेविंग ब्रश को पानी से ऊपर निकालते हैं तो उसके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। समझने का कोशिश करते हैं क्यों होता है इसको। यहाँ पर यदि देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि सरफेस टेंशन के कारण पानी चाहता है कि हम सिकुड़ जाएं और सिकुड़ करके कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरें। दैट मीन्स कम से कम सरफेस एरिया घेरें। और कम से कम सरफेस एरिया तब होता है जब वो गोल बनेगा। इसीलिए पानी क्या होता है, गोल बन जाता है, क्योंकि पानी चाहता है कि हम सिकुड़ करके एकदम कम से कम मिनिमम सरफेस एरिया घेरें। और मिनिमम सरफेस एरिया घेरने के चक्कर में सिकुड़ करके क्या होता है, वो गोल हो जाता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि गोल के लिए सरफेस एरिया क्यों कम होगा, तो एक एग्जांपल से समझिए। आप देखे होंगे ठंडा के दिन में कुत्ता लोग क्या करता है, कैसे रहता है ठंडा के दिन में, तो आप देखे होंगे सिकुड़ करके पूरा गोल बना लेता है अपने शरीर को। क्यों करता है, आप भी सिकुड़ करके पूरा गोल हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि गोल होने से शरीर का सरफेस एरिया कम हो जाता है। और जब कम सरफेस एरिया हुआ तो कम एरिया वायुमंडल के कांटेक्ट में आएगा, तो हमें कम ठंड लगती है। यदि ऐसे पूरा तन के रहिएगा तो शरीर का पूरा हिस्सा जो है वायुमंडल के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठंडा पूरा लग जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन वही चीज सिकुड़ के रहिएगा तो शरीर का कम हिस्सा वायुमंडल के कांटेक्ट में आएगा, माने शरीर का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और हमें ठंड कम लगती है। तो ये चीज समझ गए होंगे कि जब कोई चीज गोल बनेगा तो उसका सरफेस एरिया जो है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। और पानी की बूंद जो गोलाकार बनती है उसके पीछे यही रीजन है। वो सरफेस टेंशन के कारण चाहता है कि हम सिकुड़ करके कम से कम सरफेस एरिया, कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरें। और कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा, जब वो गोल बनेगा। और कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनने के लिए ही वो क्या करता है, अपनी आकृति को गोल बना लेता है। समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और देखते हैं कि पृष्ठ तनाव में कमी कैसे आती है। ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव में कमी 2 कारण से आ सकती है। पहला, यदि हम पानी में ऐसा कोई अशुद्धि मिला दें जो उसमें पूरी तरह से घुलता नहीं है, तो उसके कारण पानी के सरफेस टेंशन में कमी आ जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आप केरोसिन तेल या सर्फ मिला देते हैं तो उसके कारण सरफेस टेंशन में कमी आ जाएगी। कारण केरोसिन तेल या सर्फ पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है। आप देखते होंगे कपड़ा धोते वक्त लास्ट में थोड़ा सा सर्फ नीचे रह जाता है। इसका मतलब क्या है, वो सर्फ पानी में पूरा घुला नहीं। तो जो पानी में पूरी तरह से घुले नहीं, यदि उसको पानी में डालेंगे तो उससे सरफेस टेंशन में कमी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका जमा हुआ पानी है वहां पे केरोसिन की तेल हम लोग क्यों डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि पानी जमा है और वहां पे यदि हम लोग केरोसिन तेल डाल देंगे तो केरोसिन तेल तो पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है, बोलिएगा नहीं घुलता है, तो उससे पानी के सरफेस टेंशन में कमी आ जाएगी। सरफेस टेंशन आपका घट जाएगा। और सरफेस टेंशन घटने के कारण होगा क्या कि जो मच्छर या फिर जो छोटे छोटे कीट वगैरह जो पानी में चल रहा था मजे से, वो सभी डूब जाएंगे और मर जाएंगे। इस तरह से मच्छर पे नियंत्रण किया जा सकता है, अदरवाइज मच्छर फैल जाएगा। केरोसिन डाल देंगे, मच्छर सब डूब करके क्या होगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम होगा, सब डूब के वहीं पे सत्यानाश हो जाएगा, सब मच्छर जो है आपका मर जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका साबुन है और जो सर्फ है किस सिद्धांत पे कपड़े को साफ करता है। तो ध्यान रखिएगा, साबुन और सर्फ दोनों ही वही करता है कि पानी के सरफेस टेंशन में कमी ला देता है। आप बोलिएगा कि सर पानी के सरफेस टेंशन में कमी ला देगा तो कपड़ा कैसे साफ होगा। आप क्या जानते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण पानी सिकुड़ जाता है, और यदि सरफेस टेंशन कम हो तो पानी जो है वो आपका पसरने लगेगा, फैलने लगेगा। और जब हम सर्फ डालेंगे तो होगा क्या कि पानी का सरफेस टेंशन घट जाएगा, और घट जाएगा तो पानी आपका पसर जाएगा, कपड़ा के अंदर तक जाएगा और मैल साफ कर पाएगा। आप सभी लोग देखे होंगे, यदि आप ज्यादा सर्फ डालते हैं, यदि आप ज्यादा साबुन डालते हैं तो कपड़ा ज्यादा साफ होता है। क्यों?
रीजन यही है कि यदि आप ज्यादा सर्फ डालेंगे, ज्यादा साबुन डालेंगे तो सरफेस टेंशन ज्यादा कम होगा, और यदि सरफेस टेंशन ज्यादा कम होगा तो पानी और ज्यादा पसरेगा, एकदम अंदर तक जा करके पूरा साफ करेगा। समझ गए। दूसरा होता है कि यदि हम पानी को गर्म कर दें, आप सभी लोग देखे होंगे कि यदि आप सर्फ डालते हैं, यदि उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डालते हैं तो कपड़ा और ज्यादा साफ होता है। क्यों? क्योंकि गर्म भी कर दिए तो सरफेस टेंशन और कम होगा। एक तो सर्फ सरफेस टेंशन कम किया, और दूसरा आप गर्म कर दिए तो गर्म करने से भी सरफेस टेंशन कम होता है। तो चूंकि सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है, इसलिए कपड़ा बहुत अच्छे से साफ होता है। ठीक है। दूसरा एक और चीज होता है, यहाँ पर आप देखे होंगे कि जब आप गर्म सूप पीते हैं, यदि आप गर्म सूप नहीं समझ पा रहे हैं तो गर्म माड़ तो जानते ही ना सब लोग, यदि उसको आप पीते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्यों स्वादिष्ट लगता है? क्योंकि गर्म चीज है तो उसका सरफेस टेंशन कम होगा, और यदि कम सरफेस टेंशन होगा तो वो जीभ में पूरी तरह से चारों तरफ जो है पूरी तरह से फैल जाएगा, और जब जीभ में पूरी तरह से फैल जाएगा तो पूरा स्वादिष्ट लगेगा। ये तो सभी लोग जान ही रहे हैं ना कि हमें स्वादिष्ट कोई चीज कब लगता है? जब जीभ में जा करके वो पसरता है। कोई बहुत स्वादिष्ट चीज लीजिए और पकड़ करके सीधे अंदर डाल दीजिएगा तो कोई स्वाद नहीं लगेगा। स्वाद कब लगेगा? जब वो जीभ में टच करेगा, जीभ में वो फैलेगा। गर्म चीज चूंकि ज्यादा फैलता है, उसका सरफेस टेंशन कम है तो पूरा पसर जाएगा, और जीभ में जितना ज्यादा पसरेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आप सभी लोग देखते होंगे जब गर्म दाल पीते हैं, गर्म सूप पीते हैं, कोई भी गर्म चीज खाते हैं तो बड़ा मजा आता है। आप भी जाकर के गर्म गर्म चीज ऑर्डर करते हैं। तो आज समझ गए होंगे कि क्यों गर्म चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ध्यान रखिएगा, आप नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। बाय द वे यहाँ कोई चीज मिस हुआ हो तो नोट्स